बहुजन समाज के सारे संत गुरु महापुरुष, इन सभी को बड़ी विनम्रता से अभिवादित करते हुए आदिवासी वीर सेना यमुनानगर के जिले की तरफ से सामाजिक चेतना कार्यक्रम में उसके प्रमुख आयोजक हमारे आपके सभी के साथी आदरणीय डीजीपी पृथ्वीराज साहब, उनकी सारी टीम, आदिवासी मिशन के संस्थापक आदरणीय गुरु प्रोफेसर मट्टू और इस विचार मंच पर विराजमान सारे महानुभाव और काफी लंबे समय से आप 2-3 घंटों से इस विचार मंथन प्रक्रिया में शामिल हुए आप सभी महानुभाव भाई और बहनों, जो बातें कही चुकी है उनको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन जो बातें नहीं कही उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। और उन बातों का जिक्र करते हुए हमारा सबसे बेहतरीन मॉडल अगर दुनिया में है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा दुनिया में बेहतर हमारा मॉडल नहीं। जब इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं तो बाबा साहब ने कई बार कहा, ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का कानून है कि हमेशा किसी भी मानव समुदाय में एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। हावी इसलिए होता है क्योंकि ये वर्चस्ववाद की लड़ाई होती है और ये वर्चस्ववाद हमेशा बनाने के लिए वो कई सारे हथकंडे अपनाता है। इन हथकंडों में धर्म से लेकर राजनीति तक कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और इसी कड़ी में जाति नाम की एक बड़ी व्यवस्था है, जिस जाति नाम के व्यवस्था का बड़ी बखूबी के साथ दुनिया के किसी शोषणवादी व्यवस्था ने ऐसा षड्यंत्र नहीं बनाया, उतना बड़ा षड्यंत्र बनाकर जाति व्यवस्था के नाम पर इस देश के बहुत सारे लोगों को कई चीजों से वंचित रखा, दूर रखा। बात दूर रखने तक सीमित नहीं है, बात यहां तक आई कि ये कितने भी आंदोलन हो, कितने ही विद्रोह, इसके बावजूद यह जाति नाम की प्रथा बनी रहे। ब्राह्मणवाद की यही खासियत है, मनुवाद की यही खासियत है कि भगवान बुद्ध महावीर चारवाक से लेकर साहब श्री कांशीराम जी तक या देश में जो भी 200-250 जो सामाजिक आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, चाहे कुछ कड़ी में 13वीं शती का नानक जी का आंदोलन हो, रविदास जी का आंदोलन हो, कबीर जी का आंदोलन, इनके बावजूद जाति नाम की घिनौनी व्यवस्था आज भी मौजूद है और इसका ढोने वाला कहते हैं कि कभी कभार तो पंडित हुआ करता था, पंडितों ने उसको ढोना छोड़ दिया, जाति के शिकार लोग अपने कंधे पर जाति को ढोने लगे और गुलाम अपने गुलामी को एंजॉय करने लगे। ये ब्राह्मणवाद की खासियत है। इसको अगर हम एक लफ्ज में कहें कि ये जाति का षड्यंत्र इतना बड़ा है कि आपने वो LIC की स्लोगन सुनी होगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये जाति नाम की जो चीज है
वो जिंदगी के साथ भी होती है और जिंदगी के बाद भी होती है। अब इस कड़ी में जाति प्रथा खत्म हो, इसके लिए महात्मा फुले से लेकर कई सारी एक बड़ी श्रृंखला, एक कड़ी है। लेकिन उसी कड़ी में बाबू मंगूराम जी के नेतृत्व में पंजाब की धरती में कुछ समय के लिए आदिवासी आंदोलन चला था। मैं चला था कह रहा हूं, अब चला था कह रहा हूं तो आपका इसको दुख होना चाहिए। जो कि था वो है नहीं, आप रिवाइव कर रहे वो एक अलग बात है। लेकिन बाबू मंगूराम जी के लीडरशिप में एक आदि धर्म नाम का आंदोलन इस पंजाब के धरती में बड़े पैमाने पे चला था और उस आंदोलन में इतनी भी ताकत थी कि जिस आंदोलन के तहत, आंदोलन के कारण जब अंग्रेजी शासन में 1931 में जब सेंसस किया गया तो पंजाब के दलितों का, क्योंकि तब वो अनुसूचित लफ्ज नहीं था, पंजाब के दलितों का आदिवासी करके गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसको बिल्कुल एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे लाया गया था। इतना बड़ा वो आंदोलन था। लेकिन आप जानते हैं वो कहा गया, क्या हो गया आंदोलन का, क्या मकसद था उसका? मकसद ये था, जिस तरह से साहब श्री कांशीराम जी ने जाति तोड़ो समाज छोड़ो, ये हमारे समय का आंदोलन है, हम सबके समय का, चाहे कोई मार्क्सिस्ट के तरफ से, कोई बीएस कोई के तरफ से, कोई बीएसपी की तरफ से उसमें शामिल हुआ। कांशीराम साहब ने जाति तोड़ो समाज छोड़ो का नारा देकर जाति को मिटाने की बात कही। बाबू मंगूराम जी ने भी उसी समय से जाति मिटाने के लिए हम आदि धर्मी है, हम आदिवासी है, इस तरह की नई थियरी डेवलप लाकर पंजाब और हरियाणा के इलाकों के लोगों को एक नई थियरी दी। और वो थियरी देते वक्त उन्होंने सीना तान के कहा था कि एक तरफ जब हम कहते हैं कि हम आदिवासी हैं तो दूसरी तरफ हम हिंदू नहीं है, इस बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप एक्सेप्ट करेंगे कि हम हिंदू भी है और आदिवासी भी है तो एक कॉन्ट्रडिक्शन होगा, ये विरोधाभास होगा। और इसीलिए बाबू मंगूराम साहब ने बाबा साहब की फूले की भाषा में अपने विचार को डेवलप करते हुए कहा कि हम इस देश के मूल मालिक तो है, इस देश के आदिवासी तो है, लेकिन इस देश के हम हिंदू नहीं है। ये हिंदू बनाम का जो आंदोलन पेरियार जी के माध्यम से, फूले के माध्यम से, बाबा साहब के माध्यम से जो आंदोलन इस देश के कई राज्यों में चला, वही आंदोलन मंगूराम जी के माध्यम से पंजाब की धरती में संत रविदास जी के बाद बड़े पैमाने पे चला। इस बात को शायद आज के पीढ़ी को ज्यादा जानकारी नहीं है। आप कहेंगे मंगूराम जी का क्या इतना ही आंदोलन था? काफी बड़ा, शायद आपको मालूम नहीं होगा। मैं भी जानता हूं मेरी प्रथा है पंजाब में, गुलामी है, लेकिन सबसे पहले जमीन के लिए आंदोलन, भूमि के लिए आंदोलन अगर किसी ने किया तो वो बाबू मंगूराम जी ने पंजाब में किया था। ये भी इतिहास में दर्ज है। और उसके बाद सबसे बड़ा देश लेवल पे जो 1964 में लैंड टू द टिलर, जोतने वालों को जमीन, ये जब आंदोलन देश भर रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से चला था तो लाखों लोग देश के जेल में गए थे। उसमें होशियारपुर का एक जयप्रकाश नाम का लड़का, उस 12 लोग जो मारे गए उसमें एक जयप्रकाश नाम का होशियारपुर का लड़का था। मैं ये बातें आपको इसलिए दे रहा हूं
कि पंजाब एक आंदोलन की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती तो है ही, नानक जी की धरती तो है ही, लेकिन शूद्र अतिशूद्र समाज के मुक्ति आंदोलन का बिगुल बुलंद करने वालों लोगों की भी धरती ये पंजाब नहीं है। इस बात को भी हमें दोबारा एहसास कराना होगा। ये एहसास करने के लिए हम जब गुरु जी से बात कर रहे थे तो गुरु जी ने कहा कि ये चमार है, कोई वाल्मीकि है, कोई और है। इसके बजाय हम सारे आदिवासी करके लिखे, हमारा धर्म आदि धर्म करके लिखे, लेकिन सरकार इसमें बाधा डालेगी। आप लोगों के कुछ लोग बाधा डालेंगे, कहेंगे कि भाई आप आदि धर्म लिखोगे तो आरक्षण नहीं मिलेगा, सहूलियतें नहीं मिलेगी। जिस तरह सरदार पटेल ने बाबा साहब को डराया था, सरदार पटेल ने बाबा साहब को धर्मांतर के पहले कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर, अगर आपके लोग हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो आपको आरक्षण खोना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा मुझे फिक्र नहीं है, मेरे लोगों को फिक्र नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। और आपको बताना जरूरी है कि बुद्धिस्ट बनने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज में बुद्धिस्ट लोगों को महाराष्ट्र के 1990 तक आरक्षण नहीं था। तो स्वाभिमान की लड़ाई की कीमत भी देनी पड़ती है। क्या वो स्वाभिमान की लड़ाई की कीमत देने के लिए हम तैयार हैं, या आरक्षण के लिए भीख की कटोरी लेकर सरकार के सामने खड़े होंगे? इसका भी फैसला जो लोग स्वाभिमान की जिंदगी गुजारना चाहते हैं उनके लिए ये बड़े सोच और एक समझ का मामला है, इसको गंभीरता से लेना होगा। आपने दूसरी बात देखी कि अगर हम जाति मिटाने के लिए एक कोई कॉमन कंसेप्ट डेवलप करते हैं, ठीक है, गुरु रविदास जी ने कहे, रविदास ने छपारा कह के अपनी जाति को तो खुले कहेंगे, उछाल उछाल करके। रविदास जी ने तो अपनी जाति को लेकर बेशर्मी महसूस नहीं की, बल्कि खुलेआम कहा कि कहे रविदास छपार, छपाया नहीं, छिपाते हुए नहीं है। लेकिन आज कई लोग, हमारे लोग जाति को छिपाने में ज्यादा मकसद रखते हैं। छिपाने से मुक्ति नहीं होगी, कोई न कोई रास्ता निकालने से मुक्ति होगी। और गुरुजी और उनके साथी आज वंशी नाम पर एक रास्ता निकालने में लगे हैं। मुझे लगता है इसलिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए और जोरदार तालियां बजाकर उनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन भाई, जाति का षड्यंत्र मैंने कहा धर्म के रूप में तो आता है, और धर्म के रूप में जब आता है तो बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बाबू मंगूराम जी ने मनु को हमारा सबसे बड़ा हत्यारा करार कर दिया। ये शायद आप कितने लोगों को पता है, मुझे मालूम नहीं। महात्मा फुले मनुस्मृति को जलाना चाहते थे, नहीं जला पाए, बाबा साहब ने जलाया। उसी तरह बाबू मंगूराम जी ने मनुस्मृति को खंडन किया और मनु को हमारा हत्यारा घोषित किया। इतना बड़ा रैडिकल अप्रोच मंगूराम जी ने अपनाया। ये रैडिकल अप्रोच सिर्फ धर्म के मामले में नहीं आया, राजनीति में भी आया। राजनीति में इसलिए आया कि यही बाबू मंगूराम बाद में बाबा साहब के साथ जुड़े, जो हमारे लाहौर के जात-पात तोड़न के संतराम जी थे, वो संतराम जी बाबा साहब के साथ जुड़े। उनके कहने पर बाबा साहब 1936 में लाहौर आने वाले थे, नहीं आ पाए, लेकिन उनका भाषण तो हुआ जो एनिमेशन ऑफ कास्ट नाम के किताब से है। लेकिन उसके पहले बाबा साहब अम्बेडकर 1925 में लोथियन कमेटी, जो अंग्रेजों की कमेटी थी, उस कमेटी के साथ इंग्लैंड आए, पंजाब आए थे। और उसी के कारण
बाबा साहब ने जब साइमन कमीशन के सामने अपनी बातें रखी थी तो पंजाब के कई लोगों ने बाबा साहब के बात का समर्थन करते हुए साइमन कमीशन को वेलकम किया था, जबकि कांग्रेस पार्टी, गांधी, इनका कांग्रेस को या साइमन कमीशन को गो बैक का नारा था। आपको इस बात को भी समझना हो कि जिस तरह महात्मा फुले जिंदा थे तब कांग्रेस पार्टी बनी। 1885 में 1885 में जब कांग्रेस पार्टी बनी तो महात्मा फुले जिंदा थे। उस वक्त फुले ने कहा कि मेरा एक भी आदमी 25 पैसे का कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं होगा। फुले ने 1885 में कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह चलता हुआ घर है यही कहा। साहब श्री कांशीराम जी ने तो कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये खुलकर भारत के कोने कोने में कहा। उसी तरह मंगूराम जी ने भी पंजाब के धरती में गांधी और कांग्रेस का साथ देकर पंजाब का दलित अनुसूचित जाति का आदमी अपना भला नहीं कर सकता, ये खुलकर पंजाब के धरती से बाबू मंगूराम जी ने कहा। अब कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद इसलिए नहीं है कि जब एक सामाजिक लेवल का भी आंदोलन रुका है और पॉलिटिकल लेवल का भी आंदोलन रुका, गौतम जी ने हमारी दास्तान को बयान कर दी। ये दास्तान रखी आपके सामने, कहते ना मैं कह पाऊंगा ना आप सुन पाओगे, वही दास्तान है। दास्तान को रखी, लेकिन उसका जवाब क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है? और सोल्यूशन ये है कि एक तरफ उसका सामाजिक आंदोलन बड़े पैमाने पे चलना चाहिए और दूसरा ये जो ब्राह्मणवादी ताकतें सत्ता के ऊपर बैठी है उसकी कुर्सी हिलाने की ताकत हम लोगों के पास होनी चाहिए, तब वो हमारी बात सुनेंगे, तब वो बात सुनेंगे, वरना वो बात को नहीं सुनेंगे, उस बात को नहीं मानेंगे। और इस बात को गंभीरता से हमने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि 2024 के बाद जिस भारत के संविधान की दुहाई हम देते हैं, जिसको हम अपना सुरक्षा कवच मानते हैं, बाबा साहब तो नहीं है, लेकिन बाबा साहब के बाद हमारा रक्षण करने का कोई साधन है तो भारत का संविधान है। और यही संविधान का भविष्य 2024 के बाद क्या होगा, ये सबके मन में शंका क्यों है? शंका क्यों है? और शंका इसलिए है कि जो भी इस देश की नीतियां बन रही है, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे अर्थनीति के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि क्षेत्र के मामले में क्यों ना हो, सारे क्षेत्रों में जो नीतियां बन रही है वो गरीब आदमी के खिलाफ जा रही है, दबे कुचले शोषित समाज के आदमी के खिलाफ जा रही है, उसके संविधान और अधिकारों की लगभग बिल्कुल बड़े पैमाने पर गिरावट है। इसलिए आम आदमी हमेशा चिंता में रहता है। चिंता में तो रहता, हम लोग भी यहाँ हॉल में बैठे वही लोग चिंता में है, लेकिन कहते हैं ना कि जवाब के रास्ते क्या है, जवाब के रास्ते कितने ढूंढे हैं, और जवाब का रास्ता यही है कि एक तरफ से सामाजिक आंदोलन बड़े ताकत के साथ चले और दूसरी तरफ राजकीय आंदोलन भी उतनी ही ताकत के साथ चले, तब ही मनुवादी को हम कहीं उनके सत्ता से हटाने का काम कर सकते हैं। और ये हटाने के लिए जागृति लाना तो निरंतर प्रक्रिया, जागृति एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो तो चलती रहेगी। लेकिन जैसे हमने कहा कि आज आरएसएस के लोग सत्ता पे बैठकर क्या नहीं कर पाते, अमेरिका जैसे देश में सबसे बड़े फंडिंग करते हैं, इस देश की पूरी ताकत डिसाइड करते हैं। इवन पहले सिविल सर्विस में लोग IAS IPS की एग्जाम देकर जाते थे, अब पिछले दौर से उनको बनाने में लगे
प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी एडवाइजर होता। तो ये कौन से सबूत है? ये उसके सबूत है कि एक बिना संविधान वाली व्यवस्था इस देश में लागू की जाए, बिना एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के अलावा एक नई व्यवस्था लाई जाए, जिस व्यवस्था का सबूत अभी आपने कहा, जिसका जिक्र हमारे मंटू जी ने किया, वो ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस को लाने का तो वही षड्यंत्र। हम भी मानते हैं भाई कि ऊंची जाति में भी गरीब लोग हैं। सवाल यह है कि वो गरीब क्यों है, उनको गरीब किसने रखा है, ये वो लोग सोचे। लेकिन ऊंची जाति के भी लोगों में गरीब लोग हैं, लेकिन सरकार कह रही है इनको आरक्षण दे दो। अब ये आरक्षण की विडंबना है। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि दुनिया में हम बहुत जल्द इकोनॉमिक इमर्जिंग टाइगर बनने वाले हैं, और दूसरी तरफ आरक्षण की भीख मांगने वाले की कतार बढ़ रही है। हर कोई जाति कहते हैं कि हमें आरक्षण दे दो, तो देश आगे नहीं जा रहा, आरक्षण में फंसा हुआ है। और इसीलिए मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस का जो कांड किया, उसके पहले भारतीय संविधान में संशोधन किया, वरना मंडल जजमेंट के मुताबिक नहीं मिलता ईडब्ल्यूएस आरक्षण, लेकिन संविधान संशोधन करवाया और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू किया। कल वो कोई भी संशोधन कर सकते हैं, कल वो कोई भी संशोधन कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र का भी कर सकते हैं, किसी और राष्ट्र का भी कर सकते हैं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के खाते में गए, तो आरएसएस को 2025 में 100 साल हो रहे, 1925 से 2025 100 साल पूरे हो रहे। आरएसएस अपना एजेंडा लेकर चल रहा है। अगर ये एजेंडा को रोकना है तो दक्षिण भारत के लोग नहीं रोकेंगे, क्योंकि पावर बेल्ट दिल्ली के अराउंड है। पावर बेल्ट ये गाँव बेल्ट है, पावर बेल्ट ये नॉर्थ इंडिया का बेल्ट है, साउथ इंडिया कभी दिल्ली का पावर बेल्ट नहीं है। और इसलिए नॉर्थ इंडिया के लोगों की बड़ी भारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर 2024 के खतरे टालने हैं, आने वाले मुसीबतों को अगर रोकना है, तो मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, फासिस्ट ताकतों को रोकना होगा, कम्युनिस्ट ताकतों को रोकना होगा, उन्हें शव अम्बेडकरी विचार विरोधी शक्तियों को रोकना होगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं, चाहे आप धर्म के माध्यम से हो, चाहे आप सामाजिक आंदोलन से हो। कोई अगर कहता है कि राजनीतिक आंदोलन से, तो राजनीतिक आंदोलन से, लेकिन इनको रोके बिगर हमारा 2024 के बाद का एजेंडा तय नहीं हो पाएगा। इसी संदेश के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत ही क्रांतिकारी संदेश डॉक्टर एडवोकेट सुरेश माने जी ने आपको दिया। अब हमारे समाज में एक और टैलेंटेड योग्य हमारे एथलीट खिलाड़ी प्रिंस आत्मवंशी जी का मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। अभी उनकी एंट्री होने वाली है। वो सुपरस्टार हैं WWE रेसलिंग के सुपरस्टार। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। बोलो आए प्रिंस आत्मवंशी जी अंदर आए। प्रिंस जी को बुला के लेके अंदर आए। भाई सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। बुलाओ। सभी लोग उनका तालियों से स्वागत करेंगे। इतने बड़े व्यक्ति आपके बीच में आ रहे हैं। जल्दी
ये फिर भाई के साथ है एक रोको भी आए हैं, मतलब कचरी के साथ बाजी, हाथ और बल्ली, ये 4 लोग आए हैं। हमारे बीच में प्रिंस सातवंशी FFW सुपरस्टार आपके बीच में है, एशिया हैवीवेट चैंपियन, और साथ ही साथ FFW सुपरस्टार रोको भी हमारे बीच में है। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए, मैं चाहूंगा कि उनका भी वेलकम किया जाए। और साथ ही साथ है हार्डी हर्ष, जो कि आने वाले यंगेस्ट सुपरस्टार है FFW के, हार्डी हर्ष। और ये है बल्ली पहलवान, जो इनके है और FFW में अपना परचम लहरा है। चाहूंगा जिनसे जी एक बार स्टेज के ऊपर आए। बताओ बामेले दर्जिया और लगे सोहेल आओ, सोहेल आजा, सोहेल आपको बुला रहे। प्रिंस सातवंशी, प्रिंस सातवंशी, प्रिंस प्रिंस प्रिंस
प्रिंस जी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप सब लोगों की सूचना के लिए कि प्रिंस साहब वंशी जी जो हैं हमारे जो परम सदगुरु आर्यनाथ वंशी जी जो हैं उनके सुपुत्र हैं। और गुरु श्री आर्यनाथ वंशी जी ने आज तक सरकार से कोई इनके लिए कोई भीख नहीं मांगी। वो अपनी टैलेंट से अपनी योग्यता से इस स्तर तक पहुंचे हैं, एशिया के चैंपियन बने हैं, उनके लिए तालियां करें।